हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, एक नया लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, एक नए टॉपिक के साथ। बाबू बात करनी है मुझे सिटीजनशिप वर्सेस रेजिडेंटशिप की। अभी हमने इस चैप्टर में बेटा दो डेफिनेशन पढ़ ली है। बात कर चुके हैं बेटा डोमेस्टिक टेरिटरी की एज वेल एज नॉर्मल रेजिडेंट की। एक होमवर्क दिया था मैंने नॉर्मल रेजिडेंट पर बेटा, ठीक है जी। फटाफट से वो डिस्कस कर लेते हैं। Identify the following as normal resident of India। अब नहीं, फर्स्ट वन का आंसर क्या है? जिसने होमवर्क नहीं करा खड़े हो जाओ। क्या है नहीं? जल्दी से वे लिखा हुआ चाहिए। अच्छा ओरली कर लिया तभी करा। चलो जी बेटा, सामने देखें, प्रॉब्लम बताओ। नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया आइडेंटिफाई करवाए सारे, किसी की कोई भी समस्या हो? नहीं, ठीक है, बढ़ो आप। नहीं, हाँ पता है, लग जाएगा पता, भी 2 दिन में देखेंगे, समझदारी होगा बेटा। सामने देख रहे हैं, दो कंसेप्ट की चर्चा करनी है, सिटीजनशिप वर्सेस रेजिडेंटशिप। सिर्फ सामने देखो, जब मैं कहूंगा तो बेटा नोट से कंफर्म भी करा दूंगा, ठीक है ना। आप फिलहाल के लिए सामने देखो। बाबू नॉर्मली इन दोनों कंसेप्ट को बेटा हम इंटरचेंजेबली इस्तेमाल करते हैं। जहां बोलना होता है सिटीजन वहां बोल देते हैं रेजिडेंट है, जहां बोलना होता है रेजिडेंट वहां बोल देते हैं सिटीजन। जबकि इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है बेटा, समझते हैं बेटा। सिटीजनशिप एक लीगल कंसेप्ट है, मतलब ये एक लॉ का कंसेप्ट है बेटा, और रेजिडेंटशिप एक इकोनॉमिक कंसेप्ट है। ये बेटा हमारी इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है। बाबू एक इंसान किसी देश का सिटीजन कैसे बनता है? उसके पास 2 रास्ते, ठीक है ना। अगर बेटा एक इंसान किसी देश में पैदा हो जाता है तो ऑटोमेटिकली उसको उस देश की सिटीजनशिप मिल जाती है। बस पैदा होने से बेटा उसको उस देश की सिटीजनशिप मिल रही है, ठीक है ना। और बेटा दूसरा रास्ता यह है बेटा, आप पैदा तो नहीं हुए उस देश में, लेकिन आप उस देश के सिटीजन बनना चाहते हो। अगर बेटा आप लॉफुली अप्लाई करते हो, एज पर लॉ अप्लाई करते हो, लॉफुली अप्लाई करते हो और लॉ अप्रूवल भी दे देता है, तब जाकर आप उस देश के सिटीजन बन सकते हो। 2 रास्ते हैं बेटा। पहला रास्ता बेटा, आप जिस देश में पैदा होते हो ऑटोमेटिकली आपको उस देश की सिटीजनशिप मिलती है। दूसरा रास्ता बेटा, आप पैदा तो नहीं हुए उस देश में, लेकिन आप लॉफुली अप्लाई करते हो और वहां का लॉ परमिट करता हो, तो बेटा आपको उस देश की सिटीजनशिप मिल जाएगी। लेकिन अगर आपको जैसे ही एक देश की सिटीजनशिप मिलेगी तो दूसरे की कैंसिल हो जाएगी। एक इंसान 2 देश का सिटीजन नहीं हो सकता, ठीक है जी। और रेजिडेंटशिप बेटा ये इकोनॉमिक कांसेप्ट है। कैसे बेटा आप किसी देश के रेजिडेंट बन सकते हो? बेटा याद करा देता हूं वो वाली बात। बाबू नॉर्मल रेजिडेंट की डेफिनेशन में 1 साल की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा थी, अगर ध्यान दिया हो तो करी भी थी उस दिन बात। बेटा अगर आपका स्टे 1 साल से ज्यादा है किसी देश में, प्लस आपका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी वही कंट्री है, तो बेटा आप उस देश के रेजिडेंट हो, ठीक है बेटा। यानी कि सिटीजनशिप लीगल कंसेप्ट है, पैदा हो जाओ किसी देश में, लॉफुली अप्लाई कर दो तो बेटा सिटीजनशिप मिल सकती है। रेजिडेंटशिप बेटा एक इकोनॉमिक का कंसेप्ट है, 1 साल से ज्यादा स्टे होना चाहिए, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट होना चाहिए, आप उस देश के रेजिडेंट हो सकते हो। तो एक बात बताओ, ऐसा हो सकता है बेटा एक इंसान किसी और देश का सिटीजन और किसी और देश का रेजिडेंट? ऐसा हो सकता है? हो सकता है कि नहीं? एक इंसान बेटा पैदा हुआ कुछ भी देश समझ लो ऑस्ट्रेलिया में, तो बेटा सिटीजनशिप कहां की मिली? ऑस्ट्रेलिया की। लेकिन बेटा वो शिफ्ट हो गया न्यूजीलैंड में, 5 साल हुए शिफ्ट हुए बेटा उसको। बेटा अर्निंग, स्पेंडिंग, एक्यूमुलेशन सब कुछ कहां से चल रहा है बेटा? न्यूजीलैंड से चल रहा है, ठीक है ना। और स्टे 5 साल से ज्यादा का है, तो बेटा रेजिडेंटशिप कहां की आ रही होगी? न्यूजीलैंड की। तो ऐसा हो सकता है ना बेटा एक इंसान किसी और देश का सिटीजन और किसी और देश का रेजिडेंट, ये दोनों एक कंसेप्ट तो नहीं है ना। बाबू वैसे बता देता हूं आपको, अक्षय कुमार का किस पता है?
अक्षय कुमार इज द सिटीजन ऑफ कनाडा, वो वहां पर पैदा हुआ है बेटा, ठीक है ना। और बेटा सिटीजन ऑफ इंडिया पता ही है, सॉरी रेजिडेंट ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ कनाडा एंड रेजिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है ना। और आपको बता देता हूँ बेटा, इस चीज के लिए लोग प्लान बहुत करते हैं, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था बेटा, ठीक है ना। मेरे साथ एक मेरा फ्रेंड पढ़ता था जो सीए कर रहा था, ठीक है ना। बेसिकली ही इज अ सिटीजन ऑफ जर्मनी, उसके फादर जर्मनी में जॉब किया करते थे, वहीं उनकी मैरिज हो गई, ठीक है ना। लेकिन बेटा वो कुछ टाइम के लिए इंडिया में शिफ्ट हो गए, इन द मीनवाइल उसकी मदर प्रेग्नेंट हो गई, ठीक है ना। लेकिन उन्होंने क्या करा, 9th मंथ जब था उसकी मदर का, तो उन्होंने स्पेशली वीजा लगवाया जर्मनी का, किसको वो धक्के ना खाने पड़े इंडिया में बार बार वीजा के, ठीक है ना। वो जर्मनी चली गई और जर्मनी में ही उसका बॉर्न हुआ ताकि उसको सिटीजनशिप मिल जाए जर्मनी की। उसके बाद बेटा जर्मनी का वो सिटीजन बन गया। अब कभी उसके दिमाग में कोई टेंशन नहीं, क्योंकि फ्यूचर में उन्होंने वही रहना है। सी उसने मेरे साथ कंप्लीट करिए और चला गया, ठीक है ना। इस चीज के लिए लोग प्लान बहुत करते हैं कि कहां आगे सिटीजनशिप दिलवानी है, ठीक है जी। बात क्लियर है, दोनों कंसेप्ट क्लियर, कोई दिक्कत कोई समस्या तो नहीं। फटाफट से नोट्स में से रीड करके बता दो बेटा, एक आधा पेज लिखा हुआ है इसके ऊपर, फटाफट रीड कर दो बेटा। आज 3 डिफरेंस पढ़ के जाने हैं, एक पढ़ लिया, ठीक है जी, बल्कि 3 नहीं 4 पढ़ के जाने। एक पढ़ लिया, दूसरे की बात करते हैं बेटा। टॉपिक का नाम है फैक्टर इनकम वर्सेस ट्रांसफर इनकम। सामने देखना, ऑलरेडी बात हुई है, फटाफट से बेटा 2-4 बात और नहीं बतानी और बताना बेटा। बात करते हैं फैक्टर इनकम वर्सेस ट्रांसफर इनकम। मेरी तरफ देखना, क्या होती है पता है ना बेटा, चैप्टर 1 से बात चल रही है बेटा। दैट इनकम which is received by the factor of production for rendering factor services। बेटा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपको फैक्टर सर्विसेज दे रहे हैं तो बेटा आपको जाके रिसीव हो, ठीक है ना। लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर, आपने फैक्टर सर्विसेज दी तो जाकर आपको फैक्टर इनकम रिसीव हुई, which is in the form of rent, wages, interest and profit। It is a bilateral concept। आप किसी के लिए कुछ कर रहे हो तो सामने वाला आपके लिए कुछ कर रहा है, ऐसे नहीं मिल रही बेटा। आपने लैंड दी तो मिल गया रेंट, आपने लेबर दी तो मिल गई वेजेस, आपने कैपिटल लगाई तो मिला इंटरेस्ट, आप एंटरप्रेन्योर रिस्क ले रहे हो तो बेटा मिल रहा है प्रॉफिट, फ्री में कुछ नहीं मिल रहा, ठीक है ना। फैक्टर इनकम हमेशा तब रिसीव होती है जब आप रेंडर करते हो फैक्टर सर्विसेज, ठीक है ना। ट्रांसफर इनकम क्या है बेटा बाबू, इनकम व्हिच इज रिसीव्ड फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विसेज। आपने किसी को कोई सर्विस नहीं दी तब भी आपको रिसीव हो गई बेटा। इट इज अ यूनिलैटरल कांसेप्ट, याद है ना बेटा, पहले भी की हुई है। बाइलैटरल कांसेप्ट है, यूनिलैटरल कांसेप्ट है बेटा। और बात को आगे बढ़ाता हूं बेटा, इसको हम बोलते हैं इट इज अ अर्निंग कांसेप्ट, कमानी पड़ती है, ठीक है ना। बाइलैटरल चीज है, आप मेहनत करोगे तो ही मिलेगी, कमानी पड़ती है। इट इज अ रिसीट कांसेप्ट, इट इज नॉट अ अर्निंग कांसेप्ट। ये कमानी नहीं पड़ती बेटा, मिल जाती है खुद ब खुद। रिसीट कांसेप्ट क्योंकि ये कमानी पड़ती है बेटा, हमेशा ये नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में जाएगी, और ये कभी भी नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में नहीं जाएगी। बस अभी हमें ये नहीं पता नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम क्या होता है। लगेगा पता बेटा कल, नहीं तो वैसे कल ही लग जाएगा पता, पक्का कल लग जाएगा बेटा। नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होती है क्योंकि कमानी पड़ती है। ये कमानी नहीं पड़ती बेटा, जिसने कमाई होगी ना उसके हैंड पे नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में जुड़ गई होगी। मैंने कमाई किसी को फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी बेटा, जब मैंने कमाई होगी तो तब जुड़ गई होगी नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम में। मैंने फ्री में किसी को दी उसके लिए नहीं जुड़ेगी बेटा। क्लियर है बात? अभी तक कोई समस्या तो नहीं बेटा। इट इज रिसीव्ड बाय द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, दैट मींस लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर। इट इज रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट एज वेल एज द हाउसहोल्ड। बेटा इसको गवर्नमेंट और हाउसहोल्ड रिसीव करते हैं बेटा। गवर्नमेंट रिसीव करती है मतलब सर टैक्सेस, गवर्नमेंट टैक्सेस रिसीव करती है, ये कुछ और नहीं बेटा ट्रांसफर इनकम। बेटा सरकार आपके लिए कुछ करे कि नहीं करे आपको टैक्स देना ही पड़ेगा, ठीक है ना। हम कभी ये कह सकते हैं मेरे घर के बाहर की सड़क तो बनाई मैं तो देता नहीं टैक्स? कोई कॉन्ट्रैक्ट है क्या आपका? कोई एग्रीमेंट है सरकार के साथ कि टैक्स तभी दोगे?
जब करके बाहर की सड़क बनेगी, बनाएंगे नहीं बनाया चाहे सरकार 1 रुपया भी ना खर्चे बेटा तब भी देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो टैक्सेस क्या है बेटा, ट्रांसफर इनकम। ऐसे बेटा हाउस होल्ड भी बहुत सारी ट्रांसफर इनकम रिसीव करते हैं चाहे कुछ करे कि नहीं करे। स्कॉलरशिप, ठीक है ना, ओल्ड एज पेंशन बेटा, ठीक है ना, आगे विधवा पेंशन, ये सारी बातें मैं पुराने टाइम में कर चुका। क्लियर है बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, छोटा सा डिफरेंस है, बात याद रहेगी बेटा, फटाफट से रीड करके बताना नोट्स। लो प्यारे बच्चों, करते हैं बात, आगे बढ़ाते हैं एक नए कंसेप्ट के साथ। बाबू अब जो डिफरेंस पढ़ने जा रहे हैं ये टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम खर्च कराएगा 15 से 20 मिनट, और बेटा टिपिकल, ठीक है जी, कोई जान लगा दो इसको समझने, ठीक है जी। और पेपर का पार्ट पक्का होगा, यहां से कुछ ना कुछ क्वेश्चन पक्का। बाबू डिफरेंस की बात करेंगे, आप सामने देखेंगे बेटा अगले 15 से 20 मिनट, बाद में पढ़ेंगे नोट्स। बेटा मुझे बात करनी है फाइनल गुड्स वर्सेस इंटरमीडिएट गुड्स। क्या डिफरेंस होता है फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स में? जनरल नॉलेज घर रखाना बेटा बिल्कुल, ठीक है ना, कोई जनरल नॉलेज नहीं चलेगी यहां पर। बेटा फाइनल गुड्स के दो इस्तेमाल हो सकते हैं, यानी कि फाइनल गुड्स बस दो ही जगह पे यूज हो सकता है। इधर इट इज यूज्ड फॉर कंजम्पशन, और कंजम्पशन हमेशा हाउस होल्ड करता है। आपको पता है इकोनॉमी में 4 सेक्टर है बेटा, ठीक है ना, कौन कौन से? हाउस होल्ड सेक्टर, फर्म सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, फॉरेन सेक्टर। इतने बुरे हालात कहां से हो गए तुम्हारे को अभी तक ये भी याद नहीं हुआ? मैं देख रहा हूं आप लोग के तो मुझे नहीं चले बेटा बिल्कुल भी, ठीक है ना। हाउस होल्ड सेक्टर, फर्म सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, फॉरेन सेक्टर। प्रोड्यूसिंग सेक्टर कौन सा इकोनॉमी का? और कंज्यूमिंग सेक्टर? हाउस होल्ड। Household is the consuming sector of the economy. बेटा फाइनल गुड्स क्या कौन से गुड्स होते हैं बेटा? दो ही पर्पस के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, इधर यूज फॉर द कंजम्पशन, और कंजम्पशन कोई और नहीं करता, सिर्फ हाउस होल्ड करता है। पेपर में आपसे पूछे ये गुड्स हाउस होल्ड ने खरीदा, कौन सा गुड्स है ये? गुड्स हाउस होल्ड ने खरीदा। मैं कहता हूं जिस मर्जी का नाम ले दे, अगर उसने कह दिया ना हाउस होल्ड ने खरीदा, दैट मींस हाउस होल्ड कुछ और नहीं करता, सिर्फ कंजम्पशन करता है, दैट मींस सीधा सीधा आंसर हो गया फाइनल गुड्स। ये कभी भी नहीं सोचना बेटा, उसने कह दिया ये प्रोडक्ट हाउस होल्ड ने खरीदा, चेयर खरीदी, मशीनरी खरीदी, शुगर खरीदी, मिल्क खरीदा, कुछ भी खरीदा हाउस होल्ड, सीधा का सीधा डाल देना बेटा फाइनल गुड्स में, सोचना भी। दूसरा इस्तेमाल, फाइनल गुड्स बेटा यूज हो सकते हैं एज अ इन्वेस्टमेंट। अभी बताऊंगा बेटा क्या मेरा मतलब। बेटा इंटरमीडिएट गुड्स भी बेटा दो जगह पर इस्तेमाल हो सकते हैं, ईदर यूज्ड फॉर रीसेल और helpful in the production of other goods, helpful in the production of other goods, और यहां पर मैं लिख देता हूं in the same year, या used in the production, वो ज्यादा appropriate वर्ड, used in the production of other goods, और बेटा यहां पर मैं वर्ड लिख देता हूं in the same year। काम की धीरे धीरे बढ़ेगा आगे बेटा, टाइम खर्च कराएगा, मैं पहले ही बोल चुका हूं। बाबू फाइनल गुड्स दो जगह पर इस्तेमाल हो सकता है, या तो बेटा कंजम्पशन के लिए, और कंजम्पशन हाउस होल्ड करता है, या बेटा ऐसा इन्वेस्टमेंट इस्तेमाल हो सकता है। इन्वेस्टमेंट से मेरा क्या मतलब है बेटा? दीज गुड्स आर हेल्पफुल इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स बट डज नॉट लूजेस इट्स आइडेंटिटी ड्यूरिंग प्रोडक्शन। ये दूसरे प्रोडक्ट बनाने में हेल्प कर सकते हैं। फाइनल गुड्स क्या होते हैं? या तो कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल होते हैं, या दूसरे गुड्स बनाने में हेल्प करते हैं, लेकिन कभी भी अपनी आइडेंटिटी नहीं खोते ड्यूरिंग प्रोडक्शन। बेटा अगर मैं इंटरमीडिएट गुड्स की बात करूं, दीज आर आल्सो हेल्पफुल इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स बट दे लूजेस देयर आइडेंटिटी ड्यूरिंग प्रोडक्शन। इनकी आइडेंटिटी प्रोडक्शन के दौरान खो जाती है। समझाने के लिए क्या बात करता हूं बेटा, मिल्क का एग्जांपल। बेटा आपने मिल्क से चीज बना दिया, चीज बनने के बाद मिल्क की कोई आइडेंटिटी बची? मिल्क इज हेल्पफुल इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स बट लूजेस इट्स आइडेंटिटी ड्यूरिंग प्रोडक्शन। क्या उसने अपनी आइडेंटिटी खो दी कि नहीं खो दी प्रोडक्शन में? तो बेटा मैं बोल सकता हूं मिल्क क्या है बेटा? एक इंटरमीडिएट गुड्स है, ठीक है ना। चीज बनाने के लिए मिल्क एक इंटरमीडिएट गुड्स है। लेकिन बेटा बात करो, मैं कहता हूं हिंदुस्तान यूनिलीवर कोई कंपनी है बेटा, प्रोडक्शन एक्टिविटी कर रही है, बहुत सारी मशीनरी का यूज कर रही है। बेटा जब प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो जाता है, क्या मशीनरी टूट के गिर जाती है?
That machinery is helpful in the production of other goods, but does not loses its identity during production. क्या उसने अपनी आइडेंटिटी खो दी प्रोडक्शन के दौरान? क्या मशीनरी टूट के गिर गई, खत्म हो गई मशीनरी? शायद फर्क समझ में आ रहा होगा बेटा क्या बोलना चाह रहा हूं, ठीक है ना? एक बात और सुन लेना बेटा, कोई भी प्रोडक्ट अपने नाम से ना तो बनेगा फाइनल गुड्स, ना ही बनेगा इंटरमीडिएट गुड्स। बच्चे कहते हैं भैया एग्जांपल दे दो फाइनल गुड्स का। भाई एक ही एग्जांपल फाइनल गुड्स भी हो सकता है और एक ही एग्जांपल इंटरमीडिएट गुड्स भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है उसके यूज पे, ना कि उसके नाम पर। समझाने के लिए एक बात बोलता हूं, सब सामने देख रहे हैं, मिल्क परचेज्ड बाय द हाउस होल्ड फॉर कंजम्पशन, ठीक है ना? मिल्क हाउस होल्ड ने खरीदा है बेटा फॉर कंजम्पशन, मिल्क क्या हुआ यहाँ पर? फाइनल गुड्स। मैं कहता हूं मिल्क खरीदा किसी डेयरी शॉप ने फॉर रीसेल, क्या हुआ? मिल्क इंटरमीडिएट गुड्स। मिल्क खरीदा डेयरी शॉप ने बेटा, उससे चीज बना दिया, क्या हुआ? इंटरमीडिएट गुड्स। दिख रहा है बेटा, यहां पर भी मिल्क फॉल कर सकता है, यहां पर भी आ सकता है, यहां पर भी आ सकता है, आएगा नहीं है? शुगर परचेज्ड बाय द हाउस होल्ड फॉर कंजम्पशन, फाइनल गुड्स। शुगर परचेज करी किसी किराना शॉप ने फॉर रीसेल, इंटरमीडिएट गुड्स। शुगर परचेज करी किसी कैंडी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने और कैंडी बनाएगी बेटा, इंटरमीडिएट गुड्स। क्या कैंडी बनने के बाद शुगर की कोई आइडेंटिटी बची? हेल्पफुल इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स बट लूजेस इट्स आइडेंटिटी ड्यूरिंग प्रोडक्शन। इसमें इन द सेम लेयर का, हां वो अभी आ रहा हूं, ठंड रखो, मैंने इसलिए लिखा है ताकि बताऊं। बाबू अभी तक ये बात बताओ, अभी तक किसी बात में कोई दिक्कत तो नहीं, समझ आई बात? तो बेटा एक प्रोडक्ट अपने नाम से कभी फाइनल या इंटरमीडिएट बनेगा नहीं। कैसे बनेगा? अपने इस्तेमाल से, अपने यूज से बन सकता है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। अब एक बात और सुन लेना, यानी कि बेटा अगर मैंने फाइनल गुड्स में बात बोली थी इन्वेस्टमेंट, बेटा यहां पर क्या आ सकता है? सर इन्वेस्टमेंट को मैं लिख दो फिक्स्ड एसेट्स, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं। बेटा मैंने क्या बोला था? These final goods are helpful in the production of other goods but does not loses its identity during production. ये प्रोडक्शन के दौरान टूट के गिर नहीं जाते, खत्म नहीं हो जाते, इनकी आइडेंटिटी कहीं नहीं खो जाती बेटा। तो क्या मैं लिख सकता हूं इसको फिक्स्ड एसेट्स? ठीक है, एक बात अब यहां से उठानी है बेटा, बहुत आराम से सुनो बेटा। आज कैंडी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने क्या करा, साल के पहले दिन 10 टन शुगर खरीदी, ठीक है, 10 टन शुगर खरीद ली बेटा, और पूरे साल भर कैंडी की मैन्युफैक्चरिंग होती रही, बेचते रहे बेटा। आखिर में 2 टन शुगर बच गई, यानी कि बेटा ये जो इंटरमीडिएट गुड्स है उसके लिए वो सेम ईयर में प्रोडक्टिव एक्टिविटी में कंज्यूम नहीं हो पाया, 2 टन बच गया बेटा। बाबू ये नियम इकोनॉमिक्स का ऐसा है, ये कहता है अच्छा 2 टन आपके पास स्टॉक बच गया ना, आप इसको कभी भी इंटरमीडिएट नहीं मानोगे, इसको आप ले आओगे फाइनल गुड्स में, और बेटा कुछ और नहीं, इसको इन्वेस्टमेंट में शो करोगे। यानी कि इन्वेस्टमेंट कुल मिला के 2 चीजों से मिलकर बनता है, किससे बेटा? एक तो फिक्स्ड एसेट्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक। कहा ना जनरल साइंस फेल हो जाएगी, इसलिए कहा, क्योंकि हम लगाएंगे जनरल साइंस और इकोनॉमिक्स में जनरल साइंस काम करती नहीं है, ठीक है ना बाबू? सिर्फ वही चीजें इंटरमीडिएट गुड्स है जो सेम ईयर में किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए कंज्यूम हो गए, उन्होंने अपनी आइडेंटिटी खो दी सेम ईयर में। अगर सेम ईयर में कंज्यूम ना हो पाए, कुछ स्टॉक बच गया तो बेटा उसको क्लोजिंग स्टॉक बनाते हुए इन्वेस्टमेंट का पार्ट मान लेंगे, दैट मींस फाइनल गुड्स मान लेंगे। समझ आ गई बात? यानी कि इन्वेस्टमेंट 2 चीजों से मिलकर बनता है बेटा, एक फिक्स्ड एसेट्स एज वेल एज क्लोजिंग स्टॉक। और आपको पता है इन्वेस्टमेंट का एक दूसरा नाम भी होता है कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन। यार ये बात ऐसा नहीं हो सकता मैंने नहीं की, करी है ना बात, पिछले 2-3 दिन में करी है ना। इन्वेस्टमेंट का एक दूसरा नाम भी है कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है जी? अभी तक बताओ किसी बात में कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? फाइनल गुड्स के 2 इस्तेमाल है। हां सर बोलो। क्लोजिंग स्टॉक होगा तो नेक्स्ट ईयर में तो इसे कंज्यूम होएगा। हाँ। ये इंटरमीडिएट सर उस साल के लिए, नेक्स्ट ईयर में उस साल के लिए, हाँ वो तो पता है ना तेरे को, क्यों फिर एक्सेप्शन क्रिएट करना है जानबूझ के? उस साल के लिए क्या है? फाइनल गुड्स। तो ये अगले साल जब इस्तेमाल होगा तो इंटरमीडिएट लगेगा,
31 मार्च को ये सर फायदा, यहाँ फायदा और नुकसान कैलकुलेट करने के लिए बैठे, इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट जानने के लिए बैठे यार, ठीक है ना। वो करेंगे अकाउंट्स में पक्का, फायदा कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। भाई मैंने पहले ही बोला तुम्हारे को यहाँ तुम्हारी जनरल साइंस चलती नहीं, ठीक है ना। अब एक बात पूछते हैं, हमने नॉर्मल रेजिडेंट का स्टेटस चेक करा, एक साल वो रेजिडेंट हो सकता है, एक साल क्या फायदा हुआ इससे? फायदा क्या हुआ? तो फायदा नुकसान की बात कर रहे हैं, क्या फायदा है? हम तो कंसेप्ट जान रहे हैं ना, हमने कौन सा देश का फायदा नुकसान निकालना है अभी बैठ के, ठीक है ना बाबू। मेरी तरफ देखना, फाइनल गुड्स के दो इस्तेमाल हो सकते हैं, ईदर यूज फॉर द कंजम्पशन और यूज्ड एज एन इन्वेस्टमेंट, या तो कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल या इन्वेस्टमेंट के तौर पर इस्तेमाल। इन्वेस्टमेंट का मतलब समझ में आया था, हेल्पफुल इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स बट डज नॉट लूज इट्स आइडेंटिटी ड्यूरिंग प्रोडक्शन। इंटरमीडिएट गुड्स के दो इस्तेमाल, या तो बेटा रीसेल हो जाएंगे, या बेटा दीज आर हेल्पफुल इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स, या यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स इन द सेम ईयर। अगर सेम ईयर में इस्तेमाल नहीं हुए तो माना जाएगा क्लोजिंग स्टॉक बच गया ऑर्गेनाइजेशन के पास, इट इज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, दैट मींस वो फाइनल गुड्स बना दिया जाएगा उसी टाइम, ठीक है। सामने देख रहे हैं सब बेटा, इनकी डिमांड, फाइनल गुड्स की डिमांड डायरेक्ट डिमांड, लेकिन इंटरमीडिएट गुड्स की डिमांड को हम बोलते हैं बेटा डिराइव्ड डिमांड। बेटा इंटरमीडिएट गुड्स की अपनी कोई डिमांड नहीं होती, इसका नाम डिराइव्ड डिमांड ही क्यों पड़ा समझना है हमने बेटा। इंटरमीडिएट गुड्स की अपनी कोई डिमांड नहीं होती बेटा, ये अपनी डिमांड को डिराइव्ड करते हैं फ्रॉम द डिमांड ऑफ द फाइनल गुड्स। समझाने के लिए एक बात बोलता हूं, एक पैटर्स मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो पैटर्स बनाती है डेली बेसिस पे, ठीक है बेटा, और उठाकर उसको बेच देती है, कंज्यूमर उससे खरीदते हैं बेटा पैटर्स। अब बाबू पैटर्स बनाने के लिए वो कोल का यूज करती है, ठीक है। कोल इज हेल्पफुल इन द प्रोडक्शन ऑफ पैटर्स एंड loses its identity during production। ये तो पता लग ही रहा होगा बेटा, कोल की आइडेंटिटी तो नहीं बचती ना बेटा, खत्म ही हो जाती है। तो कोल इंटरमीडिएट है, फाइनल इंटरमीडिएट। मान लो बेटा वो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, 500 पैटर्स बेचती है एक दिन की और 1 टन कोल का कंजम्पशन हो जाता है, ठीक है। मान लो, मुझे नहीं पता कितना होता है, ठीक है ना। 500 पैटर्स बेचने में 1 टन कोल कंज्यूम हो जाता है, ठीक है। आज उसके पास एक एडिशनल डिमांड आई 500 पैटर्स की और एक्स्ट्रा किसी पार्टी के, ठीक है बाबू। उसने क्या करा, अब आज के दिन के लिए 2 टन कोल का ऑर्डर दिया। अब उस पार्टी के एंगल से सोचो बेटा, ठीक है ना, उस पर्सन, उस ऑर्गेनाइजेशन के एंगल से सोचो बेटा, क्या कोल की डिमांड डायरेक्ट डिमांड है? क्या पर्सन ने आगे कोल की डिमांड करी है कि 2 टन कोल दे देना? पर्सन ने किसकी डिमांड करी है? पैटर्स की। कोल ने अपनी डिमांड डिराइव करी फ्रॉम द डिमांड ऑफ द पैटर्स। इंटरमीडिएट गुड्स की अपनी कोई डिमांड नहीं होती, वो अपनी डिमांड को क्या करता है, डिराइव करता है फ्रॉम द डिमांड ऑफ द फाइनल गुड्स, इसीलिए इनके डिमांड को बोला जाता है डिराइव्ड डिमांड। या फिर एग्जांपल चेंज कर देते हैं बेटा, कोई कंपनी है बेटा, कैंडी मैन्युफैक्चर करती है, ठीक है ना, टॉफी बनाती है, ठीक है ना, और बेटा मान लो बोलता हूं दिन भर की 50 किलो शुगर कंजम्पशन है उनको बेटा एक ऑर्डर मिलता है, ठीक है ना, एक्स्ट्रा ऑर्डर, किसी ने ऑर्डर दे दिया बेटा स्पेशल कैंडी बनवाने का, और बेटा आज उन्होंने 20 किलो शुगर एक्स्ट्रा खरीदी उस ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए। क्या बेटा शुगर की अपनी कोई डिमांड थी इस एग्जांपल में? नहीं बेटा, शुगर ने अपनी डिमांड डिराइव करी फ्रॉम द डिमांड ऑफ द कैंडी, ठीक है ना। इंटरमीडिएट गुड्स की अपनी कोई डिमांड नहीं होती बेटा, इंटरमीडिएट गुड्स हमेशा अपनी डिमांड को डिराइव करते हैं फ्रॉम द डिमांड ऑफ द फाइनल गुड्स, इसलिए इनकी डिमांड को बोला जाता है डिराइव डिमांड, जबकि इनकी डायरेक्ट डिमांड होती है तो इनको बोला जाता है डायरेक्ट डिमांड। और अगर हम रीसेल का एग्जांपल लें तो किसका? डिराइव डिमांड के लिए रीसेल का नहीं, रीसेल का एग्जांपल नहीं। हाँ जी, कोई दिक्कत तो नहीं, बात समझ में आई? बढ़ जाए आगे बेटा। फाइनल गुड्स की वैल्यू नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में जोड़ी जाती है, लेकिन बेटा इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू ना तो नेशनल इनकम में जोड़ी जाती ना डोमेस्टिक इनकम में जोड़ी जाती। पता लगेगा अभी 10 से 15 मिनट के बाद कि क्यों नहीं जोड़ी जाती, ठीक है। अभी बताता हूं बेटा, फाइनल गुड्स
प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर पहुंच चुके होते हैं। बेटा ये हमेशा प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर होते हैं, लेकिन बेटा इंटरमीडिएट गुड्स विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री रहते हैं। हमेशा बेटा प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर ही नजर आएंगे। लो प्यारे बच्चों, मेरे को इस चीज को बहुत अच्छे से बताना है कि प्रोडक्शन बाउंड्री क्या चीज है। मैं क्या बोल रहा हूं, एक बार मेरी स्टेटमेंट सुन लो। बेटा इंटरमीडिएट गुड्स हमेशा विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री होंगे और फाइनल गुड्स हमेशा प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर नजर आते हैं। और मैं बड़े सिंपल सेंस में बेटा एक वर्ड बोल देता हूं, जब तक गुड्स फर्म्स के बीच में बिकता रहेगा, एक फर्म ने बेचा, दूसरे को दूसरे, तीसरे को तीसरे, चौथे को चौथे ने, पांचवे को, ये सारे गुड्स इंटरमीडिएट है। और जैसे ही आखिरी में कोई फर्म कंज्यूमर को गुड्स बेचेगी, कंज्यूमर को बेचना मतलब कंजम्पशन के लिए बेचना, ठीक है ना, दैट सिंपली मींस बेटा ये गुड्स ऑफ फाइनल गुड्स है। यानी कि जब तक गुड्स फर्म में बिकता रहेगा तब तक वो प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर रहेगा, तब तक वो इंटरमीडिएट गुड्स रहेगा। लेकिन जैसे ही आखिरी में किसी फर्म ने बेटा उसे कंज्यूमर को बेचा तो प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर आ जाएगा और वो फाइनल गुड्स है। समझाने के लिए बेटा एग्जांपल लूंगा, आप सब सामने देखना नहीं। लो जी, थोड़ा सा स्पेस चाहिए मुझे, मैं रब कर देता हूं थोड़ा पोर्शन। लो बेटा, एक फर्म है ए लिमिटेड, ठीक है। ए लिमिटेड ने बेटा थ्रेड खरीदा 300 रुपए का और बेटा फैब्रिक बनाया और बी लिमिटेड को फैब्रिक बेच दिया 500 रुपए, ठीक है। ए लिमिटेड ने धागा खरीदा, धागे से फैब्रिक बनाया, 500 का बेच दिया। 300 का तो धागा ही खरीदा था, कुछ ना कुछ बेटा धागे से फैब्रिक बनाने में खर्चा भी किया होगा, अपना प्रॉफिट जोड़ के बेटा 500 का चिपका दिया, ठीक है। बी लिमिटेड ने क्या करा बेटा, फैब्रिक से बनाई शर्ट और बेटा 700 रुपए की ये शर्ट बेच दी किसको बेटा, सी लिमिटेड। भाई फैब्रिक से शर्ट बनाने में कुछ ना कुछ खर्चा किया होगा और कुछ ना कुछ अपना प्रॉफिट जोड़ा और बेटा सी लिमिटेड को बेच दी शर्ट 700 रुपए, ठीक है। सी लिमिटेड को शर्ट पड़ी है 700 की, इसने डी लिमिटेड को बेटा शर्ट बेच दी 1000 रुपए। शर्ट ही खरीदी थी, शर्ट ही बेच दी, 300 रुपए कमा लिए, डी लिमिटेड को बेच दी। और डी लिमिटेड ने बेटा बाद में इसको कंज्यूमर को बेच दिया या हाउस होल्ड को बेच दिया शर्ट को 1200 रुपए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं बाबू? फाइनल गुड्स क्या है? शर्ट ही है, ठीक है ना। मैंने क्या बोला, जब तक प्रोडक्ट फर्म्स के बीच में बिकता रहेगा, जब तक ये गुड्स फर्म्स के बीच में बिकता रहेगा, इसे हम बोलते हैं ये प्रोडक्शन बाउंड्री है, ये प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर रहेगा। यानी कि प्रोडक्ट आप क्या करो, सारी फर्म देख लिया करो, जब तक फर्म में बिका ना, ये प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर है, अंदर दिखाई देने वाले सारे प्रोडक्ट क्या है, इंटरमीडिएट है। और बेटा जैसे ही आखिरी में किसी फर्म ने बेटा कंज्यूमर को प्रोडक्ट बेचा, बेटा जब भी फर्म कंज्यूमर को प्रोडक्ट बेचती है, ये प्रोडक्ट प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर निकल चुका होता है बेटा, और ये फाइनल गुड्स होता है। अब मेरे एक ही एग्जांपल में देख लो, शर्ट इंटरमीडिएट या शर्ट फाइनल। कोई प्रोडक्ट अपने नाम से नहीं होता इंटरमीडिएट या फाइनल, हमेशा अपने इस्तेमाल से होता है। पहले बार ये बात समझ आई कि नहीं? जब तक प्रोडक्ट फर्म के पास बिकता रहेगा, हमेशा वो प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर रहेगा, और जितने प्रोडक्ट आपको बाउंड्री के अंदर दिखाई दे रहे हैं सब इंटरमीडिएट है। जैसे ही बेटा आखिरी में कोई फर्म इसको कंज्यूमर को बेचेगी, ये प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर निकल चुका है, यही प्रोडक्ट फाइनल गुड्स है, ठीक है। अब काम की बात, मैंने बात बोली थी अभी बेटा, नेशनल इनकम में सिर्फ फाइनल गुड्स की वैल्यू जोड़ना, इंटरमीडिएट गुड्स की नहीं। अगर आप कहोगे कि जोड़नी है तो देखो एक इंसान क्या क्या जुड़वा देगा, 300 प्लस 500 प्लस 700 प्लस 1000 प्लस 1200 सारे ही हैं। लेकिन मैं कहता हूं बेटा नहीं, बस 1200 जोड़ दो, 1200 में सब है, सब है क्या नहीं है। मैंने क्या करा, सिर्फ एक फाइनल गुड्स की वैल्यू जुड़वाई ना, एक फाइनल गुड्स पे पिछले सारे इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू होती है। यकीन ना आए तो बेटा आज टोटल 300 रुपए का धागा, ए का प्रॉफिट 200 रुपए, ए ने 300 की चीज खरीद के 500 की बेच दी बेटा, बी का प्रॉफिट 200 रुपए, सी का प्रॉफिट 300 रुपए और डी का प्रॉफिट 200 रुपए। देख लो बेटा कुछ रह गया हो, कुछ रहा तो नहीं है क्या? 1200 में सब कुछ है,
तो बेटा मैंने भी तो यही बोला था कि सिर्फ नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम निकालते हैं टाइम फाइनल गुड्स की वैल्यू जोड़ दो, कोई जरूरत नहीं इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू जोड़ने के लिए। अगर आप कहते हो कि इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू जोड़नी है बेटा, इतना डबल काउंटिंग कर रहे हो सोच भी नहीं सकते। आप खुद सोचो बेटा, अगर मैं कहता हूं 300 प्लस 500 तो क्या इस 500 में पहले वाले 300 नहीं थे क्या? अगर मैं कह रहा हूं 300 प्लस 500 प्लस 700, इस 700 में क्या धागा और फैब्रिक पहले ही जुड़ चुका क्या? एटलीस्ट टू द डबल काउंटिंग अगर आप कह रहे हो कि इंटरमीडिएट गुड्स को मुझे जोड़ते जाना है, जोड़ते जाना है, जोड़ते जाना है। क्लियर है सारी बात? ऑलमोस्ट खत्म कर दिया हमने, एक आध एक्सेप्शन है बेटा, ठीक है ना? एक्सेप्शन अभी पता लग जाएगा क्या एक्सेप्शन है, ठीक है, जब आप रीड करोगे तब। बाबू बता रहा हूं, जैसे ही फाइनल गुड्स खत्म होगा डिफरेंस स्टार्ट होगा कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स का, ठीक है ना? वो भी आपको आती निपटा लो, ठीक है ना? बस नई तरफ देखना, बस आप सामने देखो बेटा। मैंने भी बोला फाइनल गुड्स के दो इस्तेमाल, सब सामने देखना। एक कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं बेटा गुड्स, और दूसरा बेटा इन्वेस्टमेंट के तौर पर इस्तेमाल हो सकते हैं, ठीक है ना? अब आपको बता देता हूं मेरे कोर्स में इन दोनों का डिफरेंस भी है बेटा। इसको हम बोल रहे हैं कंज्यूमर गुड्स, इसको हम बोल रहे हैं कैपिटल गुड्स। कोई दिक्कत ही नहीं है, पता ही है इन्वेस्टमेंट को ही बोलते हैं, कैपिटल गुड्स भी बोलते हैं, कैपिटल स्टॉक भी बोलते हैं, कैपिटल फॉर्मेशन भी बोलते हैं, सब इसी के नाम है बेटा। बाबू कंज्यूमर गुड्स चार तरीके के हैं, बस सामने देख रहे हैं सब, एक मिनट का मुद्दा है, मैं खत्म नहीं कर रहा हूं बेटा। कंज्यूमर गुड्स चार तरीके के होते हैं, ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल एंड सर्विसेज। ड्यूरेबल गुड्स क्या होते हैं? इनका लाइफ स्पैन काफी बड़ा होता है बेटा, कुछ टाइम के लिए चलेंगे बेटा, हैं? क्या चीज? हाँ, ड्यूरेबल का क्या मतलब होता है? जो बहुत लंबे टाइम के लिए चलते हैं, जिनका लाइफ स्पैन काफी बड़ा है बेटा। जैसे कि हमारे घर में रखा हुआ फ्रिज, हमारे घर में रखा हुआ एसी, वॉशिंग मशीन बेटा, रेफ्रिजरेटर, ओवन, बहुत सारी चीजें हैं बेटा जो ड्यूरेबल है, जो कंज्यूमर खरीदता है और ड्यूरेबल गुड्स है बेटा, इनका लाइफ स्पैन काफी बड़ा है बेटा। फिर मुद्दा आता है सेमी ड्यूरेबल। सेमी ड्यूरेबल क्या होते हैं? जिनका लाइफ स्पैन बेटा लगभग 1 साल, जैसे कि क्लोथ्स, जैसे कि बेटा शूज, जैसे कि क्रॉकरी, जो कंज्यूमर आइटम खरीदता वो, क्योंकि हम बेटा कंज्यूमर के जो परचेज कर रहा है वही उन्हीं चीजों पे चर्चा करनी है मुझे। तीसरी बात बेटा नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट। नॉन ड्यूरेबल क्या होते हैं बेटा? जो वन और फ्यू यूजेस में खत्म हो जाते हैं, या तो एक इस्तेमाल में या कुछ इस्तेमाल में खत्म हो जाएंगे। ब्रेड, बटर, जैम, जूस, ठीक है ना, शैम्पूस, बहुत सारी चीजें हो सकती है, ठीक है जी। एंड लास्ट वन इज सर्विसेज। बहुत सारे लोगों को ऑब्जेक्शन होगा सर्विसेज को क्यों इंक्लूड करा दिया आपने बेटा। बाबू गुड्स और सर्विसेज दोनों सैटिस्फैक्शन ऑफ वांट में रिजल्ट करती हैं, बस फर्क सिर्फ ये बेटा ये है कि गुड्स टेंजिबल है और वो इंटेंजिबल है। इसको भी बेटा कंजम्पशन गुड्स में ही शामिल किया गया, क्योंकि दोनों का काम सैटिस्फैक्शन ऑफ वांट है, चाहे गुड्स हो चाहे सर्विसेज, ठीक है। बस इतना सा मुद्दा है बेटा। रही कैपिटल गुड्स की बात, बेटा कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? which is used by the enterprises, ठीक है ना, for the further production of goods and services। लाइफ स्पैन बहुत बहुत बड़ा, 20-20 साल, 15-15 साल, 10-10 साल। और बेटा इसको मेंटेन करने के लिए हम इसके ऊपर मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर करते हैं या रिपेयरिंग पे पैसा खर्च करते हैं, एज वेल एज बेटा इसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। यही सब कुछ लिखा हुआ है, खत्म हो गया मेरी तरफ से टॉपिक। अब 5 से 7 पेज पढ़ने हैं। मैं आपको बता रहा हूं एक जगह पर प्रॉब्लम आएगी, मैंने पढ़ाया नहीं है, वो आपने ढूंढना कहां है, ठीक है जी। 5 से 7 पेज पढ़ा दिए, फटाफट से पढ़ते चलो। बेटा मैंने कहा था एक पॉइंट में दिक्कत आने वाली है, वो दिक्कत आई होगी कि गवर्नमेंट जब भी बेटा डिफेंस सर्विसेज देने के लिए ट्रक और बहुत सारे इक्विपमेंट्स के नाम लिखे गए हैं, ठीक है ना, इन सब का इस्तेमाल करती है, तो वो इंटरमीडिएट गुड्स है। और लॉजिक भी बहुत अलग दिया इन्होंने, क्योंकि गवर्नमेंट इसको सेल के लिए नहीं खरीद रही, कुछ ऐसे करके इन्होंने लॉजिक दे दिया और इंटरमीडिएट बना दिया। भाई देखो जनरल सेंस ये कहती है कि ये कुछ और नहीं, ये फाइनल गुड्स है, ठीक है ना। क्योंकि आप समझो बेटा, आप इक्विपमेंट ट्रक का यूज कर रहे हो किसी सर्विसेज को देने के लिए, सर्विसेज देने के बाद कोई ट्रक टूट के नहीं गिर जाते, क्या इक्विपमेंट नहीं खत्म हो जाते हैं बेटा, ठीक है ना। आप किसी सर्विसेज को देने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन बेटा वो अपनी आइडेंटिटी नहीं खो रहे ड्यूरिंग प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज,
ठीक है ना। तो होना तो चाहिए फाइनल गुड्स, लेकिन एक्सेप्शन है, याद रखना है कि इसको इंटरमीडिएट गुड्स ही मानना जाता है, ठीक है। बाबू अब आगे जब आपने कैपिटल गुड्स और कंजम्पशन गुड्स का डिफरेंस पढ़ा होगा, पढ़ लिया सब कुछ, तो आपने आगे जाके देखा होगा, इधर देखना इधर 2 मिनट, आपने आगे जाकर देखा होगा यहां पर कैपिटल गुड्स में लिखा गया है इसकी डिमांड भी डिराइव्ड डिमांड होती है एज कंपेयर टू दिस, पता है ना क्यों? इसकी डिमांड तो क्यों अब डिराइव्ड होने लगी बेटा? अभी तो हम कह रहे थे कि फाइनल गुड्स की डायरेक्ट डिमांड होती है, इसकी डिराइव्ड होती है। अगर इन दोनों का कंपैरिजन करोगे तो सर सही मायने में सिर्फ इसी की डिमांड डायरेक्ट डिमांड होती है, इसकी भी डिराइव होती है। समझाने के लिए एक एग्जांपल, हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी ने एक मशीनरी लगाई, वो एक सिंगल मशीनरी एक साल भर में 1 लाख फेयर एंड लवली प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकती है उनके, ठीक है। 100 ग्राम की ट्यूब 1 लाख ही प्रोड्यूस कर सकती है। कंज्यूमर ने और डिमांड करी उसकी, 1 लाख से बढ़कर डिमांड 2 लाख हो गई। सर हिंदुस्तान यूनिलीवर को एक मशीनरी की जगह दूसरी मशीनरी की डिमांड करनी पड़ी। अब क्या मशीनरी की डायरेक्ट डिमांड आई? किसी कंज्यूमर ने मशीनरी की डिमांड करी? नहीं बेटा, मशीनरी ने अपनी डिमांड डिराइव करी फ्रॉम द डिमांड ऑफ द फेयर एंड लवली। कल को बेटा बढ़ते बढ़ते 5 लाख यूनिट की डिमांड आ गई, तो बेटा आपको 5 मशीनरी खरीदनी पड़ जाएंगी, मशीनरी की डिमांड नहीं आ रही। क्लियर है ना बात? तो मशीनरी अपनी डिमांड डिराइव कर दिया फ्रॉम द डिमांड ऑफ द कंजम्पशन गुड्स। क्लियर हो मैं बात? बिल्कुल क्लियर है। तो ये टॉपिक का फाइनली बिल्कुल फिनिश हो गया, ठीक है जी। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाय बाय।